हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में जानेंगे कि इस अनुच्छेद का वास्तव में क्या महत्व है और नागरिकों को इसका किस तरीके से लाभ मिलता है और नागरिकों के लाभ के साथ साथ ये देश के राष्ट्रव्यापी विकास में किस तरीके से सहायक होता है। दोस्तों, इस अनुच्छेद में बताया गया कि राज्य के अधीन किसी भी पद में कोई भी नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग एवं उद्भव के आधार पर अयोग्य एवं अपात्र नहीं होगा। अर्थात इन आधारों पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, अनुच्छेद 12 में निहित राज्य की परिभाषा तक विस्तार पूर्वक लागू होता है। अर्थात अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है वहीं तक अनुच्छेद 16 लागू होता है, क्योंकि अनुच्छेद 12 में जो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो भी संस्थाएं, जो भी व्यवस्थाएं और जो भी व्यवस्थाएं समाहित हैं उनमें अनुच्छेद 16 लागू होता है। और यह अनुच्छेद 16 ही यह तय करता है कि कोई नागरिक अपने जन्म स्थान, अपने मूल वंश, जाति, उद्भव एवं अपनी उत्पत्ति के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी पद विशेष में अयोग्य नहीं होगा। अर्थात उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह व्यक्ति की, किसी नागरिक की भी यह एक स्पष्ट पहचान होती है। इन आधारों पर वह खड़ा होता है और इन आधारों के साथ वो अपने जीवन की शुरुआत करता है। परंतु यहाँ पे राज्य कुछ आधारों पर विभेद कर सकता है, जिसमें राज्य में कुछ नागरिकों का पिछड़ापन होना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, क्योंकि यह विभेद भी युक्ति संगत, तर्क संगत एवं न्याय संगत होगा। जब हम किसी वर्ग विशेष को लेकर कोई राज्य के अन्य नागरिकों के साथ विभेद करने की कोशिश करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि वह वर्ग विशेष अन्य वर्ग की तुलना में पिछड़ा हुआ है, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हो एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो। तो हाँ, तो राज्य की यह एक, हम कह सकते हैं कि लोक दायित्व होता है, एक राज्य का एक नागरिक दायित्व होता है कि वो नागरिकों के विभिन्न वर्गों के मध्य निहित असमानता को पाटने के लिए, निहित असमानता को खत्म करने के लिए वो युक्ति संगत, तर्क संगत एवं न्याय संगत विभेद स्थापित कर सकता है, ताकि नागरिकों के उस वर्ग विशेष को अन्य नागरिकों के समतुल्य लाने के लिए एक समान स्तर का प्लेटफॉर्म एवं प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके। अर्थात हम जब किसी समाज, राष्ट्र एवं राज्य में दो विभिन्न वर्गों के मध्य असमानता को हटाने के लिए, असमानता की खाई को पाटने के लिए कोई युक्ति संगत अंतर स्थापित करते हैं, तो इसका भी एक मूल उद्देश्य होता है कि हम उन वर्गों के मध्य स्थापित उस अंतर को कम कर सकें, ताकि हम राष्ट्र को एक एक हम कह सकते हैं एक समान प्लेटफॉर्म में ला सके और यहाँ से उनको समान स्तर से प्रतिस्पर्धी बना सकें। और यही अनुच्छेद 16 का मूल महत्व भी है कि हम जब किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष जाति एवं विशेष समुदाय को जब आरक्षण देते हैं, तो उस आरक्षण के माध्यम से उस वर्ग को अन्य वर्ग के समतुल्य लाने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ के अंतर को खत्म किया जा सके। और जब हम इस अंतर को खत्म करते हैं तो हमें एक सभी नागरिकों को एक समान प्लेटफॉर्म देते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वे समान स्तर से, समान रूप से प्रतिस्पर्धी बन सके। अनुच्छेद 16 का फर्स्ट पार्ट एवं सेकंड पार्ट यह दर्शाता है कि राज्य के अधीन किसी पद, नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में राज्य के नागरिकों को समान अवसर, समान सुविधाएं और समान, हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाए, ताकि राज्य के नागरिक उस समान अवसर के माध्यम से सभी नागरिक संयुक्त रूप से समान प्रतिनिधित्व कर सके। यह अनुच्छेद 16 के भाग फर्स्ट एवं सेकंड में समाहित है। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 16 के भाग 3 में यह दर्शाया गया है कि अपने राज्य के अंतर्गत आने वाली नियुक्तियों में, राज्य के अंतर्गत आने वाले रोजगार में राज्य के नागरिकों को प्राथमिकता दे सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम उस राज्य विशेष के पदों के लिए, उस राज्य विशेष में नियुक्ति के लिए और उस राज्य विशेष में रोजगार के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों को या स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हैं, तो हम स्थानीय स्तर से एक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की कोशिश करते हैं। अर्थात हम स्थानीय स्तर पर उन लोगों को भी रोजगार देने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करते हैं जो उस क्षेत्र विशेष से प्रतिनिधित्व नहीं रखते हैं। इसके पीछे मूल कारण यह भी होता है कि वो नागरिक उस क्षेत्र विशेष से जुड़े होने के कारण वहाँ की संस्कृति से, वहाँ के रीति रिवाज से, वहाँ की पहचान से जुड़े होते हैं। और इन आधारों को हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के भाग 3 में आधार बनाते हुए हम उस नागरिक को स्थानीय प्रतिनिधित्व देते हैं, ताकि स्थानीय प्रतिनिधित्व के माध्यम से वो उस पद विशेष में अपनी योग्यता को साबित कर सके, अपने, हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व को साबित कर सके। और ये कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने का मुख्य उद्देश्य भी है, ताकि हम क्षेत्र विशेष के स्तर से प्रतिनिधित्व दे सके और वहाँ के लोगों को
उस क्षेत्र में रोजगार दे सके। दोस्तों, अनुच्छेद 16 का भाग 4 वहीं राज्य के क्षेत्र में किसी पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण आरक्षण की व्यवस्था की बात करता है। अर्थात उस राज्य विशेष में लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता लाने के लिए हम उस वर्ग विशेष को जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है और जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति में आता है, उसको एक समान स्तर का प्रतिनिधित्व देने के लिए हम उसको आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि हम समाज के अल्पसंख्यक वर्ग हम कह सकते हैं जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, उसको समाज की मुख्य धारा में या राज्य की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं। और यह प्रतिनिधित्व एक आरक्षण के आधार पर दिया जा सकता है ताकि हम उस वर्ग को भी एक समान स्तर के प्रतिस्पर्धा के माहौल में ढाल सके, समान स्तर के प्लेटफॉर्म में ला सके। और हम विभिन्न असमानताओं को पाटते हैं, इस तरीके से विभिन्न स्तर की असमानताओं को पाटने की कोशिश करते हैं ताकि राज्य के विभिन्न वर्गों के नागरिकों को एक समान प्लेटफॉर्म में लाके उनको एक हम कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धी माहौल में ढाला जा सके, उनको एक प्रतिस्पर्धा में तैयार किया जा सके। और यही दर्शाता है कि हम न सिर्फ लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि राज्य के विभिन्न नागरिकों को जो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में, चाहे वो अन्य क्षेत्र में जो पिछड़े हैं, उनको भी अन्य वर्गों के समतुल्य लाने के लिए जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए के लिए विशेष प्रावधान निर्मित करते हैं। और यही हमारे अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता की खूबसूरती भी है कि हम किसी भी वर्ग को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र विशेष से हो, को पिछड़ा नहीं रहने देते। अर्थात उसको हम उसके नागरिक होने का और उसके हम कह सकते हैं उस वर्ग विशेष का होने का भी लाभ उसको देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि हम किसी वर्ग विशेष को कैसे तय करेंगे कि वह वर्ग विशेष आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, यह कौन तय करेगा। क्योंकि जब हम किसी वर्ग को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ मानते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। और इस विशेष प्रावधान में भी यह होता है कि न्याय समाहित होता है। अर्थात हम अगर विशेष प्रावधान किसी विशेष वर्ग को विशेष फायदा देने के लिए करते हैं और अन्य वर्ग को इससे नुकसान होता है तो यह इस आरक्षण व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। इसलिए हमारी प्राथमिकता ये होती है कि हम उस वर्ग को विशेष प्रावधान देने के लिए न्यायिक समीक्षा करें। अब इस न्यायिक समीक्षा के दो आधार होते हैं। पहला यह है कि वह वर्ग वास्तविक रूप से पिछड़ा हो, यह न्याय निर्देशन द्वारा तय होना चाहिए। अर्थात वह वर्ग जो वास्तव में पिछड़ा है, उसके पीछे पिछड़ेपन को आधार को तय करने के लिए न्याय निर्देशन, न्यायिक तौर पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये इसका प्राथमिक आधार है। इसका द्वितीयक आधार यह बताता है कि उसे राज्याधीन पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो। अर्थात राज्य के अधीन जो पद निर्मित किए जाते हैं, राज्य के अधीन जिन पदों के लिए नियुक्तियां होती हैं, उन नियुक्तियों में उस वर्ग विशेष का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। अर्थात इस प्रतिनिधित्व के अभाव में यह प्रतीत हो रहा हो कि वह वर्ग विशेष राज्य की मुख्य धारा से पिछड़ा है, राज्य में रोजगार की मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है और राज्य के विकास में अपने वर्ग विशेष का योगदान नहीं दे पा रहा है। यह न्यायिक तौर पे न्यायिक निर्देशन द्वारा स्पष्ट होना चाहिए। और ये दो आधार जो हैं ये तय करते हैं कि कोई वर्ग विशेष किस तरीके से राज्य की मुख्य धारा से जुड़ेगा और राज्य की मुख्य धारा से जुड़ने के साथ साथ उस राज्य के विकास में अपना प्रतिनिधित्व के माध्यम से योगदान देगा। इन्हीं को आधार रखते हुए वर्ष 1990 में हमने मंडल कमीशन की नियुक्ति की और मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर राज्य के पिछड़े वर्गों के लिए, जिसमें ओबीसी या अन्य वर्गों के लिए 27% रिजर्वेशन कोटे को नियुक्त किया गया। अर्थात राज्य के उन वर्गों के लिए विशेष रूप से 27% का आरक्षण किया गया था। बाद में वर्ष 1993 में केंद्र के इस निर्णय को न्यायालय में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में इसको चुनौती दी गई कि जो ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यह हम कह सकते हैं कि एक तरीके से तर्क संगत एवं युक्ति संगत नहीं है। इसमें 9 जजों की सुनवाई, 9 जजों का एक पैनल बैठा और उस पैनल के अंतर्गत 9 जजों ने निर्णय दिया, जिसमें 6 जजों का बहुमत के साथ निर्णय दिया गया कि किस आधार पर हम किसी वर्ग विशेष को वर्ग विशेष पिछड़ा है यह स्वीकार करेंगे। इसके पीछे उन्होंने विभिन्न तर्क दिए। उन्होंने यह तय किया कि 9 मेंबरों की जूरी में 6 मेंबरों का जो बहुमत था, उन बहुमत के आधार पर यह तय किया गया कि कोई वर्ग विशेष सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, इस आधार पर हम उस वर्ग को आरक्षण की श्रेणी में रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वर्ष 1963 में ही इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि आरक्षण का आधार
जहाँ आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए, वहीं आरक्षण की तय सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अर्थात हम आरक्षण अधिकतम 50% ही दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम 50% से ज़्यादा आरक्षण देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मंतव्य के अनुरूप आरक्षण के साथ साथ हम शैक्षणिक गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं, यहाँ पे योग्यता से समझौता कर रहे हैं, यहाँ पे मेरिट लिस्ट से समझौता कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आरक्षण के तहत चयनित होकर यहाँ पे आएंगे, अगर उनमें उस स्तर की योग्यता, शैक्षणिक गुणवत्ता और वो मेरिट नहीं होगी, तो इस आधार पे वो उस पद की गरिमा, उस पद की महत्व के साथ खिलवाड़, हम कह सकते हैं महत्व को ठेस पहुंचाएंगे। और यह कहीं ना कहीं एक सीमा तय की गई थी, किस तरीके से हम 50% आरक्षण को तय करें। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 15(4) में यह तय किया गया कि अगर किसी राज्य में कोई वर्ग विशेष सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, तो उस राज्य का यह एक संवैधानिक दायित्व बनता है कि उस राज्य के नागरिकों के प्रति वह उनके, हम कह सकते हैं कि उनके वास्तविक उत्थान के लिए वो अपने कानूनों में उस प्रावधानों को शामिल कर सकता है, या कोई ऐसी विधि बना सकता है ताकि उस राज्य के नागरिकों को एक समान धरातल में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उनको एक समान रूप से दौड़ में शामिल किया जा सके। वहीं अनुच्छेद 46 में भी यह तय किया गया कि राज्य अपने राज्य के नागरिकों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, खासतौर से SC ST जो पिछड़े हुए हैं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से, उनके संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए राज्य विशेष रूप से प्रावधान करेगा और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करेगा, ताकि उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्तिकरण किया जा सके। दोस्तों, इसी के अंतर्गत एक क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी आता है, जिसके अंतर्गत यह तय किया गया है कि किस तरीके से हम राज्य के नागरिकों में ही जो OBC के अंतर्गत आते हैं, अगर उनकी आय उपार्जन क्षमता कुछ सीमा से ज़्यादा है तो उनको आरक्षण की श्रेणी से बाहर किया जाए। जो यह दर्शाता है कि हम एक तरफ तो आरक्षण दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो वर्ग जो आरक्षण से लाभ प्राप्त करने के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को, अपनी सामाजिक स्थिति को एवं अपनी शैक्षणिक स्थिति को एक कंपटीशन के स्तर पर ले आया है, एक ऐसे स्तर पर ले आया है जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है और जहाँ पे वो अपने जीवन स्तर को पर्याप्त सुविधाओं के साथ जी सकता है, तो उसको आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है उसका तात्पर्य ही यह है कि वह नागरिक जो आरक्षण से लाभ प्राप्त करने के बाद एक योग्य जीवन जीने के अनुरूप हो चुका है, उसको आरक्षण की श्रेणी से बाहर किया जाए। अन्य नागरिक जो इसके लिए योग्य होने चाहिए, जो इसके लिए योग्य हैं आरक्षण पाने के, उनको आरक्षण दिया जाए। तो दोस्तों, हमने अनुच्छेद 16 में जाना कि किस तरीके से राज्य लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता की बात करता है और किस तरीके से इस अवसर की समानता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वर्गों के मध्य स्थित आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता एवं शैक्षणिक असमानता को कम करने का प्रयास करता है। और साथ ही अगर कोई वर्ग विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है, चाहे वो SC हो, ST हो या अन्य वर्ग हो, OBC हो, तो उसको विशेष प्रावधान देने के साथ साथ उसको समाज के अन्य वर्गों के समतुल्य लाने के लिए हम संवैधानिक प्रावधान करते हैं। और यह संवैधानिक प्रावधान उस वर्ग को, कह सकते हैं कि उस वर्ग को उसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व देते हैं। और यह प्रतिनिधित्व ही तय करता है कि कोई वर्ग समाज की जब मुख्य धारा में आता है तो वो न सिर्फ अपना विकास करता है, बल्कि अपने विकास के माध्यम से वह नागरिक देश के विकास में भी सहयोगी होता है। और यही सहयोग की भावना और यही सहयोगी होने की उसकी, हम कह सकते हैं उसका नेचर, उसकी प्रवृत्ति और उसका योग्य होना यह तय करेगा कि राज्य के साथ साथ राष्ट्र किस तरीके से एकीकृत रूप में विकसित होगा। क्योंकि जहाँ राज्य के अन्य नागरिक जो पिछड़े होने के साथ जब वो समाज के समतुल्य वर्ग में आते हैं तो वो विकास की धारा के साथ जुड़ते हैं, न सिर्फ अपना विकास करते हैं बल्कि देश के विकास में भी एक सहयोगपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अनुच्छेद 16 के बारे में जानने की कोशिश की। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए लाभवर्धन रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।